हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। तो आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं नीतू सिंह बुक के एडजेक्टिव टॉपिक के बचे हुए पार्ट। एडजेक्टिव टॉपिक का एक पार्ट आपका अपलोड हो चुका है, तो उसमें कुछ पॉइंट रह गए थे, तो उन सारे पॉइंट को आज हम लोग कवर करेंगे और एडजेक्टिव का थ्योरी पार्ट यहाँ से आज समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में एडजेक्टिव के जितने भी सवाल आपको नीतू सिंह बुक में दिए गए हैं, उन सारे सवालों को अगले पार्ट में हम लोग कवर कर लेंगे साथियों। ठीक है, चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एडजेक्टिव के कुछ सही प्रयोग। यहाँ पर आपके पीडीएफ में थोड़ा मिसप्रिंट है, एडजेक्टिव के कुछ सही प्रयोग। तो देखिए यहां से अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, वो ध्यान में रखिए कि यहां से अभी हम लोग एडजेक्टिव के प्रयोग को पढ़ने वाले हैं कि एडजेक्टिव का प्रयोग कहां होता है और एडजेक्टिव का जब भी हम प्रयोग करते हैं तो उसका सही प्रयोग क्या है। क्लियर। तो आगे कुछ रूल के माध्यम से बताया गया, तो उन सारे रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे रूल को आपको ध्यान में रखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए रूल नंबर वन है साथियों कि एज देखिए पेयर दिख रहा है। अगर आपको एज दिखे या फिर सो एज दिखे, दो चीज, या तो एज दिखे, ठीक है, या फिर सो एज दिखे। क्लियर। तो इसके बीच एडजेक्टिव एडवर्ब जो भी इसके बीच में आएगा, ठीक है, उसके पॉजिटिव डिग्री का ही हम लोग प्रयोग करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल था। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में है कि ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर। तो देखिए एज यहां पर आया, यहां भी एज था, यहां भी एज है। क्लियर साथियों। तो इसके बीच में देखिए जो भी एडजेक्टिव का यूज हुआ है वो क्या है, गुड, और गुड क्या है आपका पॉजिटिव डिग्री। तो ये बातें समझ में आ गई होगी। चलिए एक और एग्जांपल नीचे लिखा हुआ कि ही रैन एज फास्ट एज ही कुड। तो देखिए एज फिर यूज हुआ है, इसके बीच में किसका यूज हुआ है, इसके बीच में एडवर्ब का यूज हुआ है, और एडवर्ब आपका किस डिग्री में है, पॉजिटिव डिग्री में। ठीक है। तो जहां भी आपको एज दिखे या फिर सो एज दिखे, तो उसके बीच में जो भी एडजेक्टिव एडवर्ब का यूज करेंगे वो पॉजिटिव डिग्री में ही होगा। चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की ओर। रूल नंबर 2 लिखा हुआ है साथियों की कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव प्लस ER, ठीक है, और उसके बाद देन का प्रयोग होता है। ये देखिए रूल नंबर 2 जो है वो सिंपली आपसे कह रहा है कि अगर कहीं भी कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, अगर कहीं भी कंपैरेटिव डिग्री होगा तो वहां देन होगा। ठीक है, जनरली यानी कि देन के पहले हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करें। जैसे एग्जांपल देखिए ही इज बेटर देन। तो देखिए देन का अगर यूज हो गया तो देन के पहले क्या होगा, कंपैरेटिव, बेटर। ठीक है। चलिए देखिए ये जो पॉइंट लिखा होता है इसको फिर से समझिए कि देन के पहले हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करें। इसका मतलब कतई नहीं होता कि अगर कहीं भी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा तो वहां पर देन का प्रयोग होगा ही होगा, ऐसा नहीं होता है साथियों। ठीक है। जैसे देखिए कि टुडे आई एम फीलिंग बेटर। तो देखिए यहाँ कंपैरेटिव डिग्री का यूज था और यहाँ पर देन नहीं है। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि अगर कहीं देन है तो कंपैरेटिव डिग्री होगा, लेकिन अगर कहीं कंपैरेटिव डिग्री है तो देन होगा ही होगा, ये हम लोग कह नहीं सकते। ठीक है। चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अगर कहीं सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना है तो उससे पहले हम लोग द आर्टिकल का यूज करते हैं साथियों। जैसे देखिए ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। तो देखिए बेस्ट आपका क्या था, बेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री था, तो इससे पहले हमने किसका प्रयोग कर दिया, द का। बात क्लियर हो रही होगी। चलिए रूल नंबर 4 देखिए। रूल नंबर 4 है कि अगर सिर्फ दो व्यक्ति या वस्तु इत्यादि के बीच में किसी एक का चुनाव करना हो, ठीक है, अगर देखिए अगर ऐसा समझिए कि दो लड़के हैं, दो लड़कियां, दो वस्तुएं, और उसमें से हमें एक को चुनना है, तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। कभी भी अगर दो में से एक का चुनाव करना हो, ठीक है, दो में से एक का चुनाव करना हो तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि सुपरलेटिव डिग्री के जगह पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। देखिए फिर से मैं रिपीट करूंगा कि अगर कभी भी दो व्यक्ति, वस्तु या कोई भी, ठीक है, कोई भी दो चीज में एक को अगर हमें चुनना हो तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में सी इज द बेस्ट ऑफ टू सिस्टर्स। तो देखिए दो बहनों के बीच में चुनाव करना है, तो यहाँ बेस्ट का जो प्रयोग है वो आपका गलत है, तो ये आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा, और बेस्ट की जगह पर क्या लिख सकते हैं, सी इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स। बात समझ में आ गई। अब देखिए साथ ही साथ एक और आगे लिखा हुआ था कि जिसके पहले आर्टिकल द और जिसके बाद पोजीशन ऑफ लगा। अगर ऐसा हो तो दो चीज का आपको यूज करना है। सबसे पहले कि जो भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे आप, उससे पहले द का प्रयोग होगा और उसके बाद ऑफ का प्रयोग आप करेंगे। जैसे देखिए सी इज द बेटर ऑफ। तो देखिए इससे पहले क्या है, द है, ठीक है, और इसके बेटर के बाद क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए देखिए आगे लिखा हुआ है कि अगर सभी में से एक का चुनाव किया जाए। अभी तक क्या था कि अभी तक दो में से किसी एक को हम लोग चुन रहे थे, ठीक है, लेकिन अगर बहुत सारा हो जाए, ठीक है, अगर बहुत सारा हो जाए और उसमें से किसी एक को चुनना हो, अगर उसमें से किसी एक को चुनना हो तो हम सिंपली सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। अगर बहुत सारे चीजों में, बहुत सारे व्यक्तियों में किसी एक का चुनाव करना हो तो हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, जिसके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है और उसके बाद ही प्रीपोजिशन ऑफ का ही प्रयोग होता है। जैसे देखिए ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल द प्लेयर्स। तो देखिए पूरे खिलाड़ियों में से
पूरे खिलाड़ियों में से उसे डिनोट करना था, ठीक है, कि वह क्या है, सबसे अच्छा है। तो अगर बहुत सारे खिलाड़ी थे तो वहां पर हम लोग कंपैरेटिव नहीं बल्कि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं आगे, रूल नंबर 5। चलिए आगे रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 है कि जब एक नाउन या प्रोनाउन की दो विशेषताओं के बीच में तुलना हो, समझिएगा, कि जब एक ही नाउन या प्रोनाउन के दो विशेषताओं के बीच में तुलना हो तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग वहां पर नहीं करते सिंपली, ठीक है, वहां पर मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा जहां भी दो चीजों के बीच में तुलना हो तो वहां कंपैरेटिव डिग्री का ही प्रयोग होता है। अगर नाउन या प्रोनाउन, अगर सेम नाउन, ठीक है, सेम नाउन या प्रोनाउन की दो विशेषताओं के बीच में तुलना हो, ठीक है, उसका दो क्वालिटी के बीच में तुलना हो, तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। समझिएगा एग्जांपल के माध्यम से। देखिए एग्जांपल में लिखा हुआ है कि ही इज वाइजर देन इंटेलिजेंट। समझिएगा, ही इज वाइजर देन इंटेलिजेंट। तो देखिए वाइजर और इंटेलिजेंट दोनों में हो रहा है कंपेयर, व्यक्ति है एक, समझिएगा। तो अगर कोई एक ही नाउन है, ठीक है, या एक ही प्रोनाउन है, ही क्या आपका प्रोनाउन है, और इसके दो गुण, दो विशेषताओं के बीच में तुलना हो रही है, ठीक है, तो ये जो बीच में देन का प्रयोग है, ठीक है, देन का प्रयोग ये भी नहीं होगा और वाइजर जो है वाइजर भी नहीं होगा। क्लियर? तो यहां ना वाइजर होगा और ना ही देन होगा। यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहां पर हम लोग लिखेंगे मोर वाइज देन, ठीक है, यहां वाइजर देन नहीं होगा बल्कि वाइजर के जगह पर क्या लिखेंगे, मोर वाइज। यहीं तो लिखा हुआ था मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, तो वाइजर के जगह पर क्या हो जाएगा, मोर वाइज, और देन का देन रहेगा इंटेलिजेंट। तो इसका सही फॉर्म क्या हो जाएगा कि ही इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट। क्लियर साथियों, ये बातें समझ में आ गई होगी आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले रूल की ओर। रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 है कि तुलना करते समय दूसरे को या फिर अन्य सभी को एक्सक्लूड करने के लिए एनी अदर का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए कि गोल्ड इज मोर प्रीसियस देन एनी मेटल। तो यहां पर ये गलत हो गया, ठीक है, यहां पर देखिए जो यूज हुआ है, यहां पर एनी अदर का यूज होगा, यहां पर सिर्फ एनी का प्रयोग गलत है, ठीक है। यहां पर अगर ऐसा हमें सेंटेंस में अगर इस भाव से इस्तेमाल करना होगा तो क्या करेंगे कि गोल्ड इज मोर प्रीसियस देन एनी अदर मेटल। एनी मेटल नहीं, एनी अदर मेटल, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। चलिए नीचे देखिए एक और एग्जांपल लिखा हुआ है कि डायमंड इज मोर प्रीसियस देन एनी मेटल। तो देखिए यहां पर चल सकता है, क्यों, क्योंकि जो डायमंड है साथियों वो मेटल नहीं है, ठीक है, डायमंड जो है वो मेटल नहीं है, और गोल्ड क्या है, गोल्ड मेटल भी है। अब समझिएगा कि हम लोग एनी का प्रयोग यहां पर क्यों नहीं किए, एनी अदर का प्रयोग क्यों किए। अब देखिए होता क्या है कि गोल्ड भी आपका मेटल है, ठीक है, गोल्ड भी आपका मेटल है, और यहां पर लिखते हैं एनी मेटल। तो एनी मेटल मतलब सभी मेटल में हम कंपेयर कर दिए, तो सभी मेटल में गोल्ड भी तो आ गया, ठीक है। तो यही दुविधा से बचने के लिए, ये परेशानी से बचने के लिए यहां पर हम लोग एनी नहीं लिखते बल्कि एनी अदर। एनी अदर मतलब क्या होता है कि गोल्ड को छोड़कर जो भी बाकी बचे हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। इसलिए यहां पर अगर देखिए सेम मिल गया, अगर यहां मेटल के बारे में जिक्र है और शुरुआत में गोल्ड लिख दिया, तो गोल्ड भी तो मेटल होता है, तो अगर दोनों सेम हो गया, ठीक है, गोल्ड मेटल होता है, तो यहां पर एनी का प्रयोग नहीं बल्कि एनी अदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए नीचे में लिखा हुआ था डायमंड और अंत में आया मेटल, तो यहां अगर एनी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है, एनी, यहां एनी अदर नहीं लिखेंगे, यहां पर एनी ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि डायमंड आपका मेटल तो नहीं है, तो यहां लिख सकते हैं एनी मेटल, ठीक है साथियों, ये बातें क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 देखिए लिखा हुआ IOR। अगर देखिए ये IOR में खत्म होने वाले एडजेक्टिव, अगर कोई भी एडजेक्टिव IOR से खत्म होते हैं तो उसके बाद देन का प्रयोग नहीं करते बल्कि टू का प्रयोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे बहुत सारे सुपीरियर हैं, इन्फीरियर है, सीनियर, जूनियर, प्रियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, ये जितने भी सारे एडजेक्टिव है साथियों, इसके बाद देन का प्रयोग नहीं करते। जैसे ही इज सीनियर देन मी, तो गलत होगा, सीनियर देन का प्रयोग नहीं होता है बल्कि सीनियर टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सीनियर टू। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 देखिएगा, देखिए नीचे कुछ और एडजेक्टिव लिखे गए हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, एम्प्टी, एक्सलेंट, ठीक है, बहुत सारे एडजेक्टिव दिए गए, सारे एडजेक्टिव को आप पढ़ लीजिएगा। देखिए ये रूल नंबर 8 कह क्या रहा है, ठीक है, क्या कहना चाह रहा है समझिएगा। तो ये जितने भी एडजेक्टिव है, ठीक है, ये जितने भी एडजेक्टिव यहां दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, तो ये जो रूल नंबर 8 कर रहा है साथियों कि इसका प्रयोग, ठीक है, इसका प्रयोग कभी भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग नहीं करते, ठीक है। ये जितना भी सारा था एडजेक्टिव, इसका प्रयोग हम लोग कभी भी ना तो कंपैरेटिव में करते हैं, ठीक है, ना तो हम कंपैरेटिव में करेंगे, देखिए कंपैरेटिव लिखा हुआ, ना ही सुपरलेटिव में करेंगे, दोनों में इसका प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो किस में करेंगे? तो सिंपल है ना, जैसे लिखा हुआ वैसा ही आपका पॉजिटिव डिग्री में प्रयोग होगा। एग्जांपल से समझिए आप कि दिस इज मोर इंफीरियर टू दैट। तो देखिए मोर लग गया, तो मोर किसके साथ लगता है? मोर कंपैरेटिव में लगता है, मतलब ये पक्का कंपैरेटिव तो नहीं होगा, ठीक है।
तो यहाँ जो मोर का यूज है, तो मोर को यहाँ से आप सिंपली रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो मोर को यहाँ से हटाइए तो क्या बन गया कि दिस इज इंफीरियर टू दैट, तो ये आपका सही हो गया, ठीक है। अगला देखिए, अगला एग्जांपल है कि गुड डीड्स आर मोर एवर लास्टिंग। अब देखिए फिर से एवर लास्टिंग, देखिए यहां भी एवर लास्टिंग का प्रयोग था। तो एवर लास्टिंग, देखिए एवर लास्टिंग ऐसा वर्ड है कि इसके ये जो है कंपैरेटिव में भी नहीं होता, ना ही सुपरलेटिव में होता। तो शुरुआत में मोर है, मतलब इसको कंपैरेटिव में लिखा गया था, जो गलत है। बात समझ में आ रही होगी। तो आपको करना क्या कि ये जितने भी वर्ड लिखे गए, यहाँ जितने भी वर्ड लिखे गए, ये सारे इंपॉर्टेंट थे। सारे वर्ड को अपने नोटबुक में नोट कर लेना है, ठीक है। समय समय पर इसका रिवीजन करते रहना है, क्योंकि आपके जो भी एग्जाम, आप जिस भी एग्जाम देंगे, ठीक है, हर एक एग्जाम यही काम करता है कि आपके यही सारे वर्ड को खोजते रहता है, ठीक है। और यही सारे वर्ड में से उठाकर आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है, ठीक है, इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। चलिए अगला रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 है साथियों कि कुछ एडजेक्टिव्स का प्रयोग सिर्फ पॉजिटिव एवं सुपरलेटिव डिग्री में ही होता है, ठीक है। कंपैरेटिव में उसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखिए टॉप, तो टॉप का टॉप मोस्ट, इसका कोई कंपैरेटिव नहीं होता, ठीक है। अगला नॉर्दर्न, तो नॉर्दर्न का नॉर्दर्न मोस्ट, ठीक है, शुरू अंत में मोस्ट लग गया। अगला देखिए सॉदर्न, सॉदर्न मोस्ट, ठीक है। ईस्टर्न तो ईस्टर्न मोस्ट। अगला वेस्टर्न तो वेस्टर्न मोस्ट। तो ये जो थे, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट था आपका साथियों, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट ही था। ये ऐसे पॉजिटिव और सुपरलेटिव थे जिसका कोई कंपैरेटिव नहीं होता। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे रूल नंबर 10 की ओर। रूल नंबर 10 है साथियों कि एडजेक्टिव, देखिए एक एडजेक्टिव है प्रीफरेबल, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, तो इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव में होता है। देखिए बहुत सारे भी वर्ड आ रहे थे जिसका प्रयोग क्या होता है, पॉजिटिव में होता है सिर्फ। बहुत सारे वर्ड ऐसे थे जिसका जो प्रयोग होता है वो पॉजिटिव में भी होता है और सुपरलेटिव में भी होता है। लेकिन यहां पर एक ऐसा एडजेक्टिव आया प्रीफरेबल, जिसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में ही होता है। क्लियर। अब देखिए ये जो आपका एडजेक्टिव है, इसके बारे में कुछ और चीजें जानते हैं कि इसके साथ टू का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। इसके साथ कभी भी देन और मोर का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। बात समझ में आ रहा होगा। प्रीफर टू, जैसे एग्जांपल देखिए कि दिस इज मोर प्रीफरेबल, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, मोर प्लस प्रीफरेबल, तो मोर तो होगा नहीं, ठीक है, इसके साथ मोर का प्रयोग तो होगा ही नहीं। तो यहाँ मोर प्रीफरेबल जो है साथियों, उसको यहाँ मोर को यहाँ से रिमूव करेंगे और देन को भी रिमूव करेंगे, क्योंकि इसके साथ देन का भी प्रयोग नहीं करते हम लोग, ठीक है। तो यहाँ मोर भी रिमूव होगा और देन भी रिमूव होगा। तो इसका जो सही फॉर्म होगा क्या होगा, देखिए इसको सही तरीके से लिखते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि दिस इज प्रीफरेबल टू दैट, ठीक है। यहाँ मोर भी यहाँ से रिमूव हमने कर दिया और देन भी रिमूव कर दिया, अब ये सही हो गया। साथ ही साथ इसमें हमने टू ऐड कर दिया, क्योंकि इसके साथ टू का ही प्रयोग होता है। क्लियर। अब देखिए आगे एक और पॉइंट लिखा हुआ है प्रीफर के बारे में, कि प्रीफर के साथ, देखिए ये आपका प्रीफरेबल था और आगे है प्रीफर, तो प्रीफर के साथ भी देखिए प्रीफर के साथ भी टू के स्थान पर रादर देन का प्रयोग हो सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रीफरेबल था तो इसके साथ हम लोग टू का सिर्फ प्रयोग कर रहे थे, इसके साथ किसका प्रयोग कर रहे थे, टू का। लेकिन इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है प्रीफर, ठीक है। तो अगर कहीं प्रीफर रहे, अगर कहीं भी प्रीफर इस्तेमाल रहे, ठीक है, तो इसके साथ टू का प्रयोग तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, ठीक है। जैसे आपका प्रीफरेबल में इसके साथ टू का प्रयोग कर रहे थे, उसी तरीके से प्रीफर टू का भी प्रयोग करेंगे। लेकिन बहुत जगह पर आप प्रीफर के साथ रादर देन का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। क्लियर, ये आपका चलेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल में लिखा हुआ कि आई प्रीफर टी टू कॉफी, तो ये आपका चला, प्रीफर के साथ टू का प्रयोग था। क्लियर। अब देखिए प्रीफर के साथ टू के जगह पर हम लोग रादर देन का प्रयोग करके देखते हैं। देखिए यहां नीचे लिखा हुआ कि आई प्रीफर टी रादर देन कॉफी, तो देखिए यहां टू के जगह पर हमने क्या लिख दिया, रादर देन, तो ये भी आपका चलेगा, ठीक है, ये भी आपका सही है। बात समझ में आ रहा होगा। तो अगर कहीं ऐसा दिखे तो आप यहाँ एरर मत मान लीजिएगा, ये सही होता है, ठीक है। प्रीफर के साथ रादर देन का प्रयोग भी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रूल नंबर 11, रूल नंबर 11 देखते हैं। रूल नंबर 11 क्या है। रूल नंबर 11 का अर्थ आते हैं कि अगर एक ही नाउन या प्रोनाउन के लिए दो एडजेक्टिव का प्रयोग हो, ठीक है, और दोनों को एक कंजक्शन से जोड़ा जाए तो दोनों एडजेक्टिव एक ही डिग्री में होगा, ठीक है। जैसे देखिए कि गांधी वाज द नोबलिस्ट एंड वाइजर ऑफ ऑल द लीडर्स। अब देखिए यहाँ एक नोबलिस्ट का हमने इस्तेमाल कर दिया और एक वाइजर, दोनों अलग अलग डिग्री में हो गया, ठीक है। यहाँ ये जो रूल नंबर 11 तो यही करा था आपको, ठीक है, कि जब एक ही नाउन या प्रोनाउन के लिए जब दो एडजेक्टिव का हम लोग प्रयोग करेंगे तो दोनों किस में होगा, एक ही डिग्री में होगा। क्लियर। तो यहाँ नोबलिस्ट और वाइजर है, दोनों को एक में चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका नोबलिस्ट था उसको रहने दीजिए और वाइजर को क्या कर दीजिए, वाइजेस्ट। अब देखिए दोनों सेम में हो गया, नोबलिस्ट का नोबलिस्ट हमने रहने दिया, वाइजर का कर दिया वाइजेस्ट। अब देखिए नोबलिस्ट भी आपका सुपरलेटिव में है और वाइजेस्ट भी किस में, सुपरलेटिव में, दोनों सही हो गया आपका, ठीक है। चलिए अगला है रूल नंबर 12, रूल नंबर 12 देखते हैं। रूल नंबर 12 है कि कुछ एडजेक्टिव्स के पहले द का प्रयोग करने पर एडजेक्टिव
प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। इनके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे देखिए रिच है, पुअर है, नीडी, एज्ड, ब्लाइंड, डेड, मीक, विक्ड। ये देखिए ये ऐसे एडजेक्टिव थे कि अगर इसके पहले द का प्रयोग हम करते हैं साथियों तो जो एडजेक्टिव है वो प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। ठीक है, जैसे देखिए रिच था तो ये आपका एडजेक्टिव था, लेकिन जैसे ही हमने इससे पहले द का इस्तेमाल कर दिया द रिच, तो ये आपका नाउन बन गया। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, नाउन बन गया, ये आपका अब एडजेक्टिव नहीं रहा। बात समझ में आ रहा होगा। और द रिच का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, द रिच का मतलब होता है रिच पीपुल। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक सेंटेंस लिखा होगा कि द रिच यूजुअली एक्सप्लॉइट द पुअर। तो द पुअर का भी मतलब देखिए यहाँ जो पुअर है वो आपका एडजेक्टिव नहीं है, बल्कि द इसके पहले द जुड़ गया तो ये आपका जो है नाउन बन गया और इसका मतलब है पुअर पीपुल। ठीक है, बात क्लियर हो रहा होगा। चलिए अगला रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 है कि जनरली वर्ब को एडवर्ब मॉडिफाई करते हैं। जैसे ही वर्क्स ऑनेस्टली, अब देखिए दिख रहा होगा वर्क्स जो है वो क्या है साथियों, वर्ब है। ठीक है, और इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है, आपका जो एडवर्ब है ऑनेस्टली वो इसको मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, अब देखिए एडवर्ब के बारे में कुछ बातें आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर देखिए अगर एडवर्ब बनाना हो, एडजेक्टिव से हमें एडवर्ब बनाना हो तो जनरली होता क्या है कि अगर एडजेक्टिव में हम लोग यल वाई, ठीक है, एडजेक्टिव में अगर हम लोग यल वाई ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, लेकिन ये जनरली मैंने यूज किया, मतलब ये सारे एडजेक्टिव में अगर यल वाई हम लोग ऐड करें तो एडवर्ब नहीं बनता। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखिएगा कि अगर एडजेक्टिव में हम लोग यल वाई ऐड कर ले तो एडवर्ब बन जाएगा। चलिए नीचे देखिए एग्जाम्पल कुछ लिखा हुआ है, देखिए आप पॉलिटियस को पोलाइट कर लीजिएगा तो पोलाइट से क्या बन गया, पोलाइटली। ठीक है, बैड से क्या बना, बैडली। सिंसियर से क्या बन गया, सिंसियरली। तो इसमें हमने सिंपली यल वाई ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव थे और ये क्या बन गया, एडवर्ब बन गए। अब देखिए वापस आते हैं आपके रूल नंबर 13 पर। ठीक है, तो वहां वर्ब के बारे में जिक्र था तो वही वर्ब के बारे में बता रहा है कि लेकिन, ठीक है, वर्ब ऑफ सेंसेशन। देखिए ऊपर में क्या था कि वर्ब को एडवर्ब मॉडिफाई कर रहे थे। ठीक है, लेकिन उसी को कंटिन्यू किया गया कि लेकिन वर्ब ऑफ सेंसेशन कौन कौन होते हैं, वर्ब ऑफ सेंसेशन। तो सबसे पहला हो गया सीम हो गया, ठीक है, लुक हो गया, अपीयर हो गया, फील हो गया, टेस्ट हो गया, साउंड हो गया, स्मेल हो गया। ये जितने भी साथी हैं सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सारे जो है वो वर्ब ऑफ सेंसेशन होते हैं। क्लियर। तो इसके बाद एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। देखिए आपका जो रूल नंबर 13 था वो शुरुआत में ही था कि वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है, एडवर्ब। कहने का मतलब वर्ब के तुरंत बाद कौन आएगा, एडवर्ब आएगा। लेकिन ये आपका एक्सेप्शन हो गया कि वर्ब ऑफ सेंसेशन, ठीक है, ये जितने भी वर्ब है इसके तुरंत बाद आपका एडवर्ब नहीं आएगा बल्कि एडजेक्टिव का ही प्रयोग होगा। एग्जांपल देखिए, ही फील्स बैडली, तो आपको तो पता था कि देखिए फील क्या आपका, फील आपका वर्ब है और उसके तुरंत बाद एडवर्ब का प्रयोग है, तो आपको लगेगा अच्छा ये तो सही होगा। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि फील कौन सा वर्ब है, तो फील जो है आपका वर्ब ऑफ सेंसेशन में आता है। ठीक है, तो फील वर्ब ऑफ सेंसेशन में आता है और आपको पता होना चाहिए कि वर्ब ऑफ सेंसेशन के बाद एडवर्ब का प्रयोग हम लोग नहीं करते। तो यहाँ जो बैडली है साथियों इसको यहाँ से रिमूव करेंगे और बैडली के जगह पर सिंपली लिखेंगे बैड। अब ये आपका सही हो गया। क्लियर। चलिए अगला एग्जांपल देखिए, द सूप स्मेल्स डिलीशियसली। ठीक है, अब फिर से देखिए यहाँ पर एक वर्ड, एक वर्ब आ गया स्मेल। स्मेल आपका फिर से देखिए वर्ब ऑफ सेंसेशन में आता है। ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा आपको। तो स्मेल फिर से किस में आता है, वर्ब ऑफ सेंसेशन में आता है साथियों। ठीक है, और अगर वर्ब ऑफ सेंसेशन में आता है ये तो उसके तुरंत बाद एडवर्ब का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और यहाँ देखिए यल वाई लगा है, ये आपका एडवर्ब है, तो अंत से यल वाई हटा लेंगे तो क्या बन जाएगा, द सूप स्मेल्स डिलीशियस, ये आपका सही हो जाएगा। क्लियर, ये ऊपर वाला गलत था, तो ये बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, नीचे देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि वर्ब ऑफ सेंसेशन के अलावा कुछ और ऐसे वर्ब हैं, ठीक है, जिसके बाद भी एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव ही मॉडिफाई करते हैं। मतलब उसके बाद एडजेक्टिव ही आते हैं। कौन कौन है देखते हैं। तो सबसे पहला हो गया बी, ठीक है, फिर बिकम हो गया, टर्न हो गया, गेट हो गया, ग्रो हो गया, कीप हो गया, मेक हो गया और प्रूव हो गया। देखिए ये ऐसे वर्ब थे जो आपके वर्ब ऑफ सेंसेशन नहीं थे, लेकिन ये आपके कुछ और इसको एक्सेप्शन मान सकते हैं कि इसके बाद भी एडवर्ब नहीं होते बल्कि एडजेक्टिव ही मॉडिफाई करते हैं। मतलब इसके बाद एडजेक्टिव का ही प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए कि व्हेन ही हर्ड द न्यूज ही बिकेम सैड। अब देखिए बिकेम जो है, बिकम का देखिए बिकम से ही तो बना है बिकेम, तो इसके तुरंत बाद देखिए यहाँ जो सैड लिखा है वो क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये आपका सही है। अगर सैड की जगह पर यहाँ पर कोई एडवर्ब यूज रहता, ठीक है, अगर सैड की जगह पर कोई एडवर्ब यूज रहता तो वो गलत हो जाता। क्लियर, बात समझ में आ रही होगी। तो ये आपका सैड जो है वो एडजेक्टिव होता है और देखिए ये जितने भी थे वर्ड इसके बाद एडजेक्टिव ही होंगे। ठीक है, एडजेक्टिव ही इसको मॉडिफाई करेंगे, तो यहां पर ये सही हो गया। चलिए अगला पॉइंट है रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 है साथियों कि कई नाउन हाइफनेटेड या कंपाउंड एडजेक्टिव के भाग होते हैं, ये कभी भी प्लूरल में नहीं हो सकते। ठीक है, देखिए बहुत सारे ऐसा नाउन होते हैं या तो हाइफनेटेड होंगे या फिर कंपाउंड एडजेक्टिव के भाग होंगे। ठीक है, तो देखिए ये रूल नंबर 14 सिंपली आपसे ये कहना चाह रहा है
कि ऐसे नाउन का हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझिए, एग्जांपल में है कि आई डिलीवर्ड अ 2 आवर्स लेक्चर। अब देखिए यहाँ पर आवर्स हो गया और यह हैपनेटेड था, तो यहाँ पर जो आवर्स लिखा हुआ है, प्लूरल लिखा हुआ है, ये यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, आवर्स की जगह पर हमें सिंपली लिखना होगा 2 आवर लेक्चर। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया, ये आपका सही हो गया। ठीक है साथियों, चलिए देखिए अगला एग्जांपल है कि ही गेव मी 200 रुपीज नोट। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ कि ही गेव मी 200 रुपीज नोट। तो यहाँ जो लिखा हुआ 200 रुपीज, तो ये आपका क्या बन गया, फिर से प्लूरल बन गया। तो रुपीज की जगह पर हमें रूपी लिखना होगा। क्लियर, रुपीज की जगह पर क्या लिखना होगा, रूपी, क्योंकि ये हाइफनेटेड है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी नाउन अगर हाइफनेटेड हो या फिर कंपाउंड एडजेक्टिव के भाग हो तो इसका कभी भी प्लूरल नहीं होता। बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 15। अगला आपका रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 है कि अगर कोई नाउन एडजेक्टिव का काम करे, ठीक है, कोई भी अगर नाउन एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहा है तो उसका भी हम लोग प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। एग्जांपल देखिए इसका, देखिए एग्जांपल इसका लिखा हुआ है कि लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर डेलिकेट आइज सर्जरी। अब यहां ध्यान दीजिएगा साथियों, जो आइज है, ठीक है, ये आइज है, यहां पर हम लोग एडजेक्टिव के जैसा इसका इस्तेमाल हमने किया। ठीक है, आइज सर्जरी, तो यहां देखिएगा इसका इस्तेमाल हमने एडजेक्टिव के जैसा किया। ठीक है, बात समझ में है, ये नाउन, ठीक है ये नाउन, लेकिन इसका इस्तेमाल हमने एडजेक्टिव के जैसा किया, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यहां पर जो आई लिखा हुआ है ये यहां पर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका प्लूरल नहीं होगा, तो आई की जगह पर हम सिंपली इसको आई में चेंज करेंगे। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगला, रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 है कि कुछ एडजेक्टिव अर्थ में कंफ्यूजिंग होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एडजेक्टिव भी हैं जो अर्थ में कंफ्यूजिंग होते हैं, अतः इनका प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अब चलिए शुरू करते हैं। कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो आपको लगते हैं कि दोनों सेम हैं, ठीक है, और बहुत बार आपको कंफ्यूज करते हैं, तो बारी बारी से वैसे हर एक एडजेक्टिव को देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है फादर एंड फर्दर। देखिए दो है, पहला है फादर, दूसरा है फर्दर, दोनों का मतलब अलग अलग होता है। सबसे पहले देखते हैं फादर। तो फादर का मतलब होता है साथियों दूरी में और अधिक। देखिए फादर का मतलब क्या होता है, दूरी में और अधिक। देखिए फादर में जो फार है, FAR, इससे आप रिलेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, फादर में देखिए शुरुआत में आता है FAR, तो फार मतलब होता है दूर, तो उसी से बना है फादर। फादर का मतलब क्या होता है, दूरी में है और अधिक है। क्लियर, तो इसका एग्जांपल देखिए कि सी लिव्स एट द फार्दर एंड ऑफ द लेन। ठीक है, तो ये फार्दर का मतलब क्या था कि दूरी में है और अधिक है। क्लियर हो गया। अगला देखिए फार्दर से रिलेटेड है फर्दर, दोनों लगता है कि सेम है लेकिन इसका मतलब अलग हो जाता है। ठीक है, देखिए फर्दर का मतलब क्या होता है, फर्दर का मतलब होता है और, फर्दर का मतलब क्या होता है साथियों और। इसका एग्जांपल देखिए कि आई डिड नॉट रिसीव एनी फर्दर ऑर्डर। तो ये देखिए फर्दर मतलब क्या हो गया, और। बात क्लियर हो गया होगा। फर्दर मतलब दूरी में और उससे अधिक, और फर्दर मतलब क्या हो गया, और। ठीक है, दोनों ध्यान में रखना है। चलिए अगला कंफ्यूजिंग जो आपका एडजेक्टिव है वो है लास्ट और लेटेस्ट। ठीक है, इसको समझेंगे हम लोग, लास्ट और लेटेस्ट को समझेंगे। अब देखिए सबसे पहले समझिए लास्ट मतलब क्या होता है। तो लास्ट मतलब होता है आखिरी। ठीक है, जो सबसे अंतिम में होता है, आखिरी होता है, उसको हम लोग कहते हैं लास्ट। जैसे एग्जांपल देखिए कि द लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर वाज बहादुर शाह जफर। तो इसका मतलब होगा आखिरी, ठीक है, अंतिम। और एक और है लेटेस्ट। तो लेटेस्ट का मतलब होता है सबसे नया। ऐसे आपने सुना होगा कि अभी लेटेस्ट मॉडल कौन चल रहा है मोबाइल का, लेटेस्ट मोबाइल कौन लॉन्च हुआ है, तो इसका मतलब पुराना तो नहीं होता, इसका मतलब होता है नवीनतम। ठीक है, सबसे अभी नया कौन है। ठीक है, लेटेस्ट का मतलब वही होता है कि सबसे नया कौन है। ठीक है, जैसे देखिए व्हाट इज द लेटेस्ट स्कोर, मतलब अभी का स्कोर क्या है। क्लियर, तो दोनों को ध्यान में रखना। लास्ट मतलब क्या होता है आखिरी, लेटेस्ट मतलब क्या होता है नवीनतम। आगे देखते हैं अगला, तीसरा कंफ्यूजिंग देखते हैं। तीसरा कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव का पेयर है इल्डर और ओल्डर। इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए इल्डर या इल्डेस्ट, इसका मतलब होता है कि खून के रिश्ते में बड़ा। ठीक है, अगर खून के रिश्ते में जैसे भाई बहन, इसमें अगर बड़ा हो तो वहां इल्डर या इल्डेस्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए ही इज माई इल्डर ब्रदर। क्लियर, लेकिन अगर ओल्डर लिखा रहा है तो इसका मतलब होता है उम्र में बड़ा। उसमें जरूरी नहीं कि वो खून के रिश्ते में ही हो। क्लियर, तो इल्डर मतलब कि बड़ा है लेकिन खून के रिश्ते में भी होना चाहिए, और ओल्डर या ओल्डेस्ट मतलब कि जरूरी नहीं खून के रिश्ते में हो, वो उम्र से बड़ा। ठीक है, जैसे ही इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड। ये बात क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला है फोर्थ नंबर है आपका एडजेक्टिव का कंफ्यूजिंग पेयर नंबर 4। देखिए नंबर 4 है कि नियरेस्ट और नेक्स्ट। इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। नियरेस्ट मतलब क्या होता है, नेक्स्ट मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे नियरेस्ट। तो नियरेस्ट का मतलब होता है साथियों सबसे नजदीक। ठीक है, नियरेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे नजदीक। क्लियर, जैसे एग्जांपल देखिए विच इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल। तो इसका मतलब क्या होगा कि सबसे नजदीक हॉस्पिटल कौन है। क्लियर, और नेक्स्ट का मतलब होता है अगला। ठीक है, इसके बाद।
जैसे देखिए द बैंक इज द नेक्स्ट बिल्डिंग, मतलब ये जो बिल्डिंग है इसके बाद जो नेक्स्ट बिल्डिंग है वही क्या आपका बैंक है। तो ये नियरेस्ट का मतलब था सबसे नजदीक और नेक्स्ट का मतलब क्या था अगला। चलिए अगला है पांचवा नंबर है लेटर और लेटर। पांचवा नंबर है लेटर और लेटर। तो देखिए लेटर मतलब होता है बाद में, लेट से बना लेटर, तो लेटर मतलब होता है बाद में। और जो आपका लेटर है, लेटर का मतलब होता है बाद वाला, लेटर का मतलब होता है बाद में और लेटर का मतलब होता है बाद वाला। समझिए कि दोनों का इस्तेमाल कब कब करेंगे। तो देखिए लेटर का यूज समझिए एग्जांपल के माध्यम से कि आई विल कॉल यू लेटर, मतलब मैं बाद में तुम्हें कॉल करूंगा, ठीक है, इसका मतलब ये रहा। और अगला लेटर का यूज समझिए कि द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वाज बोरिंग, मतलब जो मूवी का जो बाद वाला पार्ट था, समझिएगा साथियों कि मूवी का जो बाद वाला पार्ट था वो क्या था, बोरिंग था। तो बाद में के लिए हम लोग लेटर का इस्तेमाल करते हैं और बाद वाला के लिए हम लोग लेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखिए लेटर के बारे में एक और चीज लिखा हुआ है कि लेटर का जो अपोजिट होता है वो फॉर्मर होता है, ठीक है, ये बाद वाला, तो इसका जो अपोजिट होगा वो फॉर्मर हो जाएगा। क्लियर। अगला रूल है रूल नंबर 17। रूल नंबर 17 है कि ऑल एवं बोथ के बाद ही पॉसेसिव केस का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए कि माई ऑल फ्रेंड्स, अब देखिए यहां पर लिखा हुआ माई और ऑल। देखिए माई आपका क्या है साथियों, माई जो है वो आपका पोसेसिव केस है, ठीक है, और उसके बाद ऑल का प्रयोग है। तो आपको देखिए रूल नंबर 17 यही कहना चाह रहा है कि अगर कभी ऑल रहे या फिर बोथ रहे और पोसेसिव केस का भी यूज हमें करना हो तो ऑल पहले लिखेंगे या फिर बोथ पहले लिखेंगे और उसके बाद ही हम लोग पोसेसिव केस का प्रयोग करेंगे। क्लियर। तो यहां पर देखिए यहां जो माई ऑल लिखा हुआ है यहां पर माई ऑल नहीं होगा बल्कि ऑल को पहले लिखेंगे और उसके बाद आपका पोसेसिव केस यानी माई का प्रयोग करेंगे। क्लियर। तो इसका सही क्या हो जाएगा, ऑल माई फ्रेंड्स हैव गॉट सिलेक्टेड, तो ये आपका सही हो जाएगा, ये ऊपर वाला गलत था। क्लियर। चलिए अगला रूल है रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 है साथियों कि अगर एक वाक्य में एडजेक्टिव के पॉजिटिव एवं कंपैरेटिव डिग्री दोनों का प्रयोग हो, ठीक है, अगर कोई एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री भी हो और कंपैरेटिव डिग्री भी हो, तो पॉजिटिव डिग्री के लिए हम लोग एज का प्रयोग करेंगे और कंपैरेटिव डिग्री के लिए देन का प्रयोग करेंगे। समझिएगा एग्जांपल के माध्यम से कि ही इज एज इंटेलिजेंट एज इफ नॉट मोर देन हिज ब्रदर। अब देखिए यहां पर इंटेलिजेंट आपका किस में था, ये आपका पॉजिटिव में था, तो इसके लिए हमने एज का प्रयोग कर दिया। क्लियर। और उसके बाद देखिए मोर देन हिज ब्रदर, तो यहां पर आपका कंपैरेटिव भी था। तो अगर देखिए सिंपली आपको रूल नंबर 18 आपको यही बताना चाह रहा है कि अगर कोई एक वाक्य में आपको पॉजिटिव इस्तेमाल करना हो कंपैरेटिव इस्तेमाल करना हो तो दोनों का यूज करेंगे, साथ ही साथ पॉजिटिव के साथ एज का प्रयोग करेंगे और कंपैरेटिव के साथ देन का प्रयोग करेंगे। क्लियर। तो ये आपका इंटेलिजेंट क्या था, आपका इंटेलिजेंट आपका पॉजिटिव था, मोर आपका क्या हो गया कंपैरेटिव, ठीक है, तो मोर देन। चलिए अगला रूल नंबर 19। रूल नंबर 19 है कि अगर हम टाइम्स शब्द, ठीक है, देखिए टाइम्स जो है ये जो टाइम्स शब्द है तो इसको अगर हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो फिर आगे कभी भी हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं कर पाते। क्लियर। अगर कहीं भी देखिए रूल नंबर 19 क्या कह रहा है, फिर से मैं आपको समझाता हूं कि अगर कोई भी सेंटेंस में ये जो वर्ड है ये बहुत ही खतरनाक वर्ड है, अगर टाइम्स अगर कोई भी सेंटेंस में प्रयोग हो गया तो उसके बाद कभी भी हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग उसमें नहीं कर सकते। जैसे देखिए माई हाउस इज 4 टाइम्स बिगर देन योर्स, तो ये देखिए 4 टाइम्स जैसे ही आ गया टाइम्स तो इसके बाद हम लोग कंपैरेटिव नहीं यूज कर सकते। क्लियर। तो यहां पर बिगर जो है वो बिगर नहीं होगा बल्कि यहां कंपैरेटिव को ही चेंज करना होगा, बिगर के जगह पर हम लोग यहां पर पॉजिटिव डिग्री में यूज करेंगे और इसका जो सही फॉर्म होगा देखिएगा साथियों कि माई हाउस इज 4 टाइम्स एज बिग एज योर्स, ये आपका सही होगा। क्लियर। चलिए अगला रूल है साथियों रूल नंबर 20। अगला रूल क्या है आपका, अगला रूल है रूल नंबर 20। समझिएगा रूल नंबर 20 क्या कह रहा है, रूल नंबर 20 कह रहा है कि अगर एडजेक्टिव ऑफ साइज कलर एज इसमें अगर ये सब चीज का प्रयोग अगर एक साथ हो जाए, ठीक है, तो किस क्रम में इसको हम लोग लिखेंगे उसके बारे में देखिए नीचे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर कोई ओपिनियन हो तो उसको हम लोग रखेंगे पहला स्थान पर, ठीक है। अगर कोई साइज के बारे में बात हो तो उसको रखेंगे हम लोग दूसरा स्थान पर, अगर एज के बारे में बात हो उसको हम लोग रखेंगे तीसरा स्थान पर, ठीक है। उसके एज के बाद शेप को रखेंगे, ठीक है, शेप के उसके बाद कलर को रखेंगे, इसके बाद ऑरिजिन को रखेंगे, उसके बाद मटेरियल और उसके बाद पर्पस को रखेंगे, ठीक है। तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इतना लंबा चौड़ा याद करने में परेशानी तो होगा, तो मैं अभी एक ट्रिक भी बताऊंगा इसको याद करने का, ठीक है। सबसे पहले एग्जांपल देखिए, तो एग्जांपल नंबर 1 देखिए कि आई बाउट अ ब्यूटीफुल टीनी हर्ट शेप्ड पर्पल अमेरिकन डायमंड वेडिंग रिंग। अब देखिए कितना कितना चीज इसमें यूज हुआ है, तो ये आपका खतरनाक क्वेश्चन माना जा सकता है क्योंकि इसमें क्या करेगा कि अगर एक भी आगे पीछे हो गया तो आपका क्वेश्चन जो है आपका जो सेंटेंस है वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सही क्रम में ही इसको सजाना होगा। अब देखिए इसमें ओपिनियन, ब्यूटीफुल क्या आपका ओपिनियन है तो इसको हमने शुरुआत में रख दिया, उसके बाद देखिए टीनी क्या आपका साइज है तो इसको इसके बाद रखा, इसके बाद देखिए हर्ट शेप्ड तो इसके तुरंत बाद क्या आ गया, शेप आ गया। क्लियर। इसके बाद कलर आएगा पर्पल,
इसके बाद क्या आ गया, ऑरिजिन यानी अमेरिकन, ठीक है। इसके बाद आपका मटेरियल आ गया क्या था, डायमंड, और सबसे अंत में पर्पस यानी वेडिंग, ठीक है। तो इस क्रम में हम लोग इसको रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल नंबर 2 देखिए कि द थीप फ्लैश्ड अ बिग शार्प नाइफ एंड आस्क्ड द कैशियर टू फिल द ब्लैक लेदर बैग विद मनी। अब समझिएगा साथियों, यहां पर देखिए सबसे पहले यूज हुआ बिग शार्प, दो चीज का हुआ है यूज, ठीक है। तो बिग शार्प, बिग आपका क्या हो गया, साइज हो गया, शार्प क्या हो गया, शेप हो गया। तो साइज का प्रयोग पहले करते हैं कि शेप का, तो यहां देखिए साइज का प्रयोग पहले करेंगे, शेप का प्रयोग बाद में करेंगे, ठीक है। तो यहां जो बिग लिखा हुआ है पहले वो बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़े, यहां पर ब्लैक लेदर, तो देखिए ब्लैक क्या आपका कलर है, लेदर क्या है, मटेरियल है, चेक करिए। तो देखिए यहां पर चेक करिएगा तो पता चलेगा कलर जो है वो आपका जो है मटेरियल से पहले होता है, कलर जो है वो मटेरियल से पहले होता है, ठीक है। तो ये भी सही हो गया। तो इस तरीके से अगर बहुत सारा एडजेक्टिव का यूज अगर एक ही सेंटेंस में दिया रहे, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इसका ट्रिक देखिए कि ये जो लंबा चौड़ा लिखा गया था यहां से, ये जो लिखा गया था इसको याद हम लोग कैसे रखेंगे, मतलब ओपिनियन पहले होता है, फिर साइज होता है, फिर एज होता है, इसको कैसे याद रखेंगे। तो इसका ट्रिक देखिए आप, देखिए ये रहा इसका ट्रिक। देखिए आपको एक वर्ड याद रखना है, ओसास कॉम्प, क्या याद रखना है, ओसास कॉम्प, ठीक है। या फिर इसको कुछ भी पढ़ सकते हैं, ओसस कॉम भी पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए हर एक लेटर है इसका मतलब अलग अलग है। सबसे पहले देखिए ओ लिखा हुआ है, तो ओ फॉर ओपिनियन हो गया, ठीक है। ओपिनियन में क्या क्या आ सकता है, ब्यूटीफुल, प्रीटी, अगली, ये सब ओपिनियन में आ गया। इसके बाद लिखा हुआ है ओ के बाद यस, तो यस से क्या आ गया, साइज, ठीक है। साइज में बिग, स्मॉल, टीनी, मिनट, ठीक है, ये सब क्या आ गया, साइज आ गया। अगला देखिए ए लिखा हुआ है, तो ए फॉर एज, एज मतलब क्या हो गया, ओल्ड हो गया, न्यू हो गया, रिसेंट हो गया, ये सब एज में आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है यस, यस फॉर शेप, शेप मतलब क्या, राउंड हो गया, ओवल हो गया, हार्ट शेप्ड हो गया, ये सब शेप में आ गया, ठीक है। अब देखिए ये हो गया ओसस हो गया। अब कॉम्प, कॉम्प का शुरुआत का क्या है, सी, सी फॉर कलर, कलर में क्या हो गया, ब्लू, रेड, पिंक, और भी बहुत सारे हैं ETC। देखिए सी के तुरंत बाद आ गया ओ, ओ फॉर ऑरिजिन, ऑरिजिन मतलब कहां से आप हैं, इंडिया हो गया, जर्मन हो गया, अमेरिकन हो गया, ठीक है, बहुत बहुत सारा ऑरिजिन, ठीक है। इस ओ के तुरंत बाद आपका यम का यूज है, देखिएगा यहाँ पर यम, यम फॉर मटेरियल, मटेरियल मतलब वुडन हो गया, लेदर हो गया, ठीक है, डायमंड हो गया, ये सारे मटेरियल हैं आपके, क्लियर। और सबसे आखिरी में पर्पस, यानी आपका पर्पस क्या है, तो वेडिंग, डिनिंग, ठीक है, वेडिंग वेडिंग हो गया, डिनिंग या डाइनिंग, स्लीपिंग, ये जितने भी थे ये सारे पर्पस थे, ठीक है। तो इसको हम लोग आखिरी में हमने रखा। तो आपको सिंपली ये वर्ड याद रखना है, ओसास कैम्प, सॉरी ओसास कॉम्प, ये वर्ड अगर आपको याद रहता है तो आपको ये सारा कुछ याद हो जाएगा। मतलब ओ फॉर ओपिनियन पहले, ठीक है, ओ, यस फॉर साइज, ए फॉर एज, यस फॉर शेप, ठीक है। इसके बाद सी फॉर कलर, ओ फॉर ऑरिजिन, यम फॉर मटेरियल, पी फॉर पर्पस। तो इस तरीके से इसको ध्यान में रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट था आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 21। रूल नंबर 21 है कि दो कंपैरेटिव एवं दो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ नहीं करते हम लोग, ठीक है। कभी भी दो कंपैरेटिव और दो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हम लोग एक साथ नहीं करते, तो इसको ध्यान में रखना। जैसे देखिए ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द ऑफिसर्स। अब देखिए दो का प्रयोग एक साथ हो गया, ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द ऑफिसर्स, तो यहां ये गलत है, ठीक है। यहां जो द मोस्ट क्लेवरेस्ट है, तो देखिए मोस्ट भी आपका सुपरलेटिव हो गया और क्लेवरेस्ट भी आपका क्या हो गया, सुपरलेटिव हो गया। तो दोनों का प्रयोग हम लोग एक साथ नहीं करते, ये आपका क्या होता है, तो ये आपका सुपरफ्लुअस हो जाता है, ठीक है। आपका एक टॉपिक आपके बुक में दिया गया सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, तो वहां पर ये सारी चीजें हम फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। सुपरफ्लुअस मतलब होता है कि आवश्यकता से बहुत ज्यादा अधिक सही हो जाना, ठीक है। तो यहां पर देखिए किसी एक को हम लोग हटा देंगे, तो मोस्ट को यहां से हमने हटा दिया, ठीक है। क्लेवर को तो हटा नहीं सकते, क्लेवरेस्ट को तो हटा नहीं सकते, तो देखिए इसका सही फॉर्म क्या हो गया कि ही इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द ऑफिसर्स, ये आपका सही हो गया, क्लियर। अगला एग्जांपल देखिए, अगला एग्जांपल है कि दिस इज मोर बेटर देन दैट। अब देखिए फिर से मोर का भी इस्तेमाल हमने कर दिया, बेटर का भी इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। तो दोनों का प्रयोग हम लोग एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सिंपली मोर को हटा देंगे, दिस इज बेटर देन दैट, ये आपका सही हो गया, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखेंगे, कभी भी दो कंपैरेटिव एक साथ यूज नहीं कर सकते और कभी भी दो सुपरलेटिव एक साथ इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते। चलिए अगला है रूल नंबर 22, जो आपका आखिरी रूल है आपके एडजेक्टिव टॉपिक का। रूल नंबर 22 है कि जब एडजेक्टिव के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन की आवश्यकता हो तो उपयुक्त प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग करेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है कि ही इज सीनियर एंड मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू। देखिए ये जो रूल नंबर 22 था साथियों, ये देखिए आपको यही बताना चाह रहा था कि अगर कभी भी आपके सेंटेंस में दो एडजेक्टिव का प्रयोग हो गया तो दोनों के साथ जो प्रीपोजिशन का यूज होता है, जो आवश्यकता है, उसका ही प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। जैसे आपको पता है कि सीनियर के साथ हम लोग देन का प्रयोग नहीं करते, बल्कि सीनियर के साथ टू का प्रयोग होता है,
क्लियर। तो यहाँ पर सीनियर एंड मोर एक्सपीरियंस, तो देखिए एंड का मतलब ये हो गया कि और सीनियर के तुरंत बाद कुछ नहीं होने का मतलब कि सीनियर के साथ भी देन का प्रयोग हमने कर दिया, जो कि गलत है। आपने रूल में पढ़ा था ऊपर में कि सीनियर के साथ देन का प्रयोग नहीं करते हम लोग, ठीक है। तो इसको अलग अलग लिखेंगे कि ही इज सीनियर टू एंड मोर एक्सपीरियंस देन यू, ठीक है। तो ये सीनियर टू अलग हो गया और ये एक्सपीरियंस देन अलग हो गया। तो ये आपका रूल नंबर 22 यही कह रहा था, ठीक है, कि अलग अलग एडजेक्टिव के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन की अगर आवश्यकता हो तो उसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है साथियों। तो ये आपका पूरा कंप्लीट एडजेक्टिव का जितना भी थ्योरी वाला पार्ट था, ठीक है, जितना भी थ्योरी वाला पार्ट था वो कंप्लीट थ्योरी पार्ट आपका कवर हो चुका है, पूरा थ्योरी पार्ट आपका कवर हो चुका है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग आएंगे तो इसके जितने भी सारे क्वेश्चन दिए गए उन सारे क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो चलिए साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, जय हिंद।